हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादी चैनल में। आज फिर मैं आपके सामने रात 8:30 बजे विजय एक्सप्रेस की क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित, और इस क्लास को आप लास्ट तक वॉच किया करें। ऐसे नहीं आप क्लास में आते हो चले जाते हो, आप लास्ट तक क्लास को वॉच करें। अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आता हूं, तब मेरे प्यारे बच्चों आप क्लास के साथ लास्ट तक बने रहें और क्लास को लास्ट तक वॉच करें। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, आप बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन बिल्कुल देखिए आप। पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सीएम चीफ मिनिस्टर, सीएम की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में आती है? छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बहुत मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन का आंसर स्पीड के साथ लगाएंगे। सीएम की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में होती है? कौन से आर्टिकल में सीएम की नियुक्ति होती है और सीएम की नियुक्ति कौन करता है? मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, मुझे आपके आंसर का इंतजार है, क्योंकि विविध एक्सप्रेस की क्लास में मैंने आपको ये सब क्वेश्चन पढ़ा दिए। सिर्फ दोबारा से क्वेश्चन आपके रिवाइज हो रहे हैं, और कोई भी बच्चा, कोई भी मेरा प्यारा बच्चा इस ऐसे क्वेश्चन को गलत ना करे। बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर लगाएं, सही तरीका से क्वेश्चन का आंसर लगाएं, कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत बच्चे टाइपिंग की स्पीड बढ़ा रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। आर्टिकल नंबर 164 में सीएम की नियुक्ति होती है। 164 में सीएम की नियुक्ति कौन करता है? मेरे बच्चों ने, बहुत बच्चों ने लगा दिया है राज्यपाल करता है। सीएम की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। एक और इसके सामने आप अपोजिट में देखोगे आप, मैंने यहां लिख दिया प्रधानमंत्री। अगर मैं आपसे पूछ लूं पीएम की नियुक्ति कौन करेगा? पीएम की नियुक्ति कौन करेगा, कौन से अनुच्छेद में होगी? तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप क्या बताओगे? पॉइंट से पॉइंट को जोड़िए, सीएम पीएम दोनों एक साथ ले लिए। तो सीएम की नियुक्ति 164 में है, राज्यपाल के द्वारा है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में है, और मेरे प्यारे किसके द्वारा है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति। क्लियर? तो मेरे प्यारे आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। बढ़िया कंटेंट था आपके सामने। और नेक्स्ट देखोगे आप, इसको मैं रब करता हूं आपके लिए। देखिए आप, चलिए यहां पर एक क्वेश्चन पर और चर्चा करते हैं। यहां पर देखना मेरे प्यारे बच्चों आप, बढ़िया क्वेश्चन आएगा एकदम। अनुच्छेद 168 में क्या लिखा हुआ है? 168 में क्या लिखा हुआ है? मेरे प्यारे बच्चों स्पीड के साथ टाइपिंग करें। आर्टिकल नंबर 168 में क्या लिखा हुआ है अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। अनुच्छेद 168 पहले मैंने आपको पढ़ा रखा है। बहुत मेरे प्यारे बच्चे टाइपिंग की स्पीड बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ रिवाइज करना है, सब कुछ उनके याद है। आर्टिकल नंबर 168 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा। एक विधानमंडल होगा जो एक सदन या दो सदन वे राज्यपाल द्वारा बना होगा। वे राज्यपाल द्वारा बना होगा। तब मेरे प्यारे बच्चों लिखिए आप, बना होगा। यहाँ एक सदन दो सदन से मतलब क्या है? एक सदन से मतलब विधानसभा, और दो सदन से मतलब विधानसभा और विधान परिषद। तो भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद लागू है, और विधान परिषद, कुछ ज्यादा संख्या में राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद लागू नहीं है। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल नंबर 168 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा जो एक सदन या दो सदन वे राज्यपाल के द्वारा बना होगा। तो मेरे प्यारे आप इसे कमेंट बॉक्स अपने उसमें स्पीड से लिखिए आप, इसका आंसर ये आएगा, और आर्टिकल नंबर 168 आएगा। इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप नेक्स्ट, मैं इसको रब करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए आप, बढ़िया आर्टिकल आपके सामने, बिल्कुल बढ़िया। सिर्फ आपको बताना है, 2 आर्टिकल मैं आपसे पूछूंगा, 3 आर्टिकल बताने हैं आपको। देखिए आप, एक आर्टिकल मैंने आपके सामने लिखा 169, 170 और 171। तीनों आर्टिकल का में क्या क्या लिखा हुआ है अपने कमेंट बॉक्स में मेरे पैप्चर स्पीड के साथ लगाएं। 169, 170, 171। तब मेरे पैप्चर तीनों आर्टिकल में क्या किस किस का प्रावधान है अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने दिया है, और तीनों आर्टिकल से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? 169 में किसका वर्णन है? बहुत मेरे पैप्चर सही भी लगा रहे हैं, गलत भी इसमें लगा रहे हैं। विधान परिषदों का सृजन।
का सृजन या उत्साधन। इस लाइन से मतलब है कि किसी नए राज्य में विधान परिषद को लागू कराना, प्रावधान 169 में है। 170 में क्या है? विधानसभा का गठन है, विधानसभा का गठन है। और विधानसभा में मैक्सिमम सदस्य कितने होते हैं? विधानसभा में किसी राज्य की विधानसभा में मैक्सिमम मेंबर 500 तक हो सकते हैं और मिनिमम मेरे पैर 60 तक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 60 तक हो सकते हैं। 171 में विधान परिषद की संरचना है, विधान परिषद की संरचना है या विधान परिषद का गठन है मेरे पैचो, आप इसमें भी लिख सकते हो आप। क्लियर? 171 में विधान परिषद की संरचना है, विधान परिषद की संरचना। विधान परिषद में मैक्सिमम मेंबर की बात करोगे तो यानी विधानसभा की संख्या का, चलो पहले आप इसे नोट कर लो, इसमें अभी लिखवाता हूं आपके सामने। देखिए आप, बहुत अच्छा पॉइंट है मेरे प्यार से, देखोगे आप इसे नोट करें अच्छे से। चलिए देखिए आप, अब यहां पर पूछा विधान परिषद में, देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आप विधान परिषद में मैक्सिमम सदस्य कितने होते हैं? आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन, मैक्सिमम कितने होते हैं विधान परिषद में? मैक्सिमम सदस्य कितने होते हैं कि विधानसभा की सदस्य संख्या का, विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 तक मैक्सिमम हो सकते हैं किसी राज्य में एमएलसी की संख्या। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मिनिमम कितने हो सकते हैं, तो मिनिमम मेरे प्यारे बच्चों कितने होंगे? 40 होंगे। कुछ राज्य अपवाद में है, जैसे आपका गोवा है या J&K रहा था। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपवाद वाले राज्य भी जिनमें संख्या कम है तो वो भी हैं, बट कम से कम कितने होने चाहिए? 40 होने चाहिए। तो मैंने आपको उसका भी लगा दिया है डेटा और इसका भी मैंने आपको बता दिया है। तो सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बढ़िया कंटेंट आएगा आपके सामने, देखना आप। देखिए आप मेरे पैर, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए लिखिए आप, अनुच्छेद 213 में क्या लिखा हुआ है? 213 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पीछे यूपी दरोगा में, यूपीएसआई में पूछा गया था। आर्टिकल नंबर 213 में किसका प्रावधान है? मेरे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। आर्टिकल नंबर 213 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी, सॉरी राज्यपाल लिखना आपको मेरे पैर से गलत हो गया। अगर ये सही करना है तो हम इसे सही भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, हमने यहाँ से आर्टिकल को हटा दिया है और आर्टिकल हमने यहाँ पर मेरे पैर 123 लिख दिया है। 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी कौन से आर्टिकल में है? 123 में है। और 213 की जो बात चल रही थी, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी, दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है और दोनों ही एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। क्लियर? तो मेरे पैच आप दोनों को नोट करें। आर्टिकल नंबर 123 और 213 के आपस में कंपेयर कर सकते हैं आप। बढ़िया पॉइंट है, बिल्कुल आपके सामने डिक्टो है। क्लास में ज्यादा कंटेंट आपके सामने नहीं आएगा, सीधा पॉइंट आपके सामने आएगा। देखिए आप नेक्स्ट मेरे प्यार बच्चों, बढ़िया कंटेंट। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप मेरे प्यार बच्चों, आप एक क्वेश्चन देखिए आप, द्वैध शासन। मैंने यहां पर लिख दिया द्वैध शासन का क्या इतिहास रहा है। आज द्वैध शासन का जो इतिहास रहा है उस पर पूरे पे चर्चा होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई बार द्वैध शासन पर पॉइंट बताए हैं। तब मेरे प्यारे आपके ये पॉइंट गलत नहीं होने चाहिए। द्वैध शासन की शुरुआत अगर पूछा जाए, द्वैध शासन की जो शुरुआत है वो कौन सी सन से है? शुरुआत कहां से? बंगाल से है। बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में दोहरा शासन किसने लगाया? रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। तब मेरे प्यारे बच्चे आप इसको नोट कर सकते हैं, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। और अगर मैं रख दूं कि बंगाल से द्वैध शासन किसने समाप्त किया? बंगाल से द्वैध शासन
दोहरा शासन, द्वैध शासन समाप्त करने वाला कौन था? बंगाल से दोहरे शासन को किसने समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंगस। तो मेरे पैचो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट करें, वॉरेन हेस्टिंगस। अब क्वेश्चन है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में द्वैध शासन की फिर शुरुआत हो गई। द्वैध शासन फिर यहां से स्टार्ट हो गया, द्वैध शासन फिर यहां से क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। द्वैध शासन यहां से फिर प्रारंभ हो गया। कौन से एक्ट में? 84 के एक्ट में। उससे पहले समाप्त किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंगस ने समाप्त किया था, वॉरेन हेस्टिंगस। तब मेरे पैसे देखोगे आप, अब इसके बाद 84 के बाद 1858 की बात करोगे तो 1858 में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। द्वैध शासन 1858 के अधिनियम में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। और मेरे पैचो इसमें ही एक पॉइंट देखोगे आप आगे तो 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन की यहां स्थापना हुई है। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। तब मेरे पैचो आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। ये कितना बढ़िया कंटेंट आपके सामने है। द्वैध शासन का अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछा जाए तब मेरे प्यार से आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। पूरा कंटेंट मैंने आपको इसके लिए दिया है, नोट करो आप इसे। चलिए आपने नोट कर लिया होगा मेरे पे। देखिए आप नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, बढ़िया कंटेंट आएगा। अभी ये पॉइंट आपका पूरा नहीं हुआ है, अभी और पॉइंट इसमें आएंगे, देखना आप। देखिए मेरे पे आप, बढ़िया कंटेंट बिल्कुल आपके सामने। आप देखिए इसमें मैंने यहां पर आपको लिखवाया द्वैध 1935 भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम या एक्ट आप लिख सकते हो आप। इसके अंतर्गत 1935 भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों से दोहरा शासन समाप्त कर दिया गया। बहुत मेरे पैचो कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट आपके सामने है। मैंने यहाँ पर स्पीड नहीं बढ़ाई, बहुत स्लो तरीका से मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा है। इसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन या प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया। और केंद्र में लागू कर दिया गया। मेरे पे आपसे लिखिए आप, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम हॉल में जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन एग्जामिनर कितना भी हार्ड करके घुमा ले, अगर आपने का कंटेंट बहुत अच्छे से तैयार है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, क्लियर। अब एक क्वेश्चन इसमें और देखोगे आप, द्वैध शासन का जनक कौन कहलाया है? आप इसके नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट, द्वैध शासन का जनक, बढ़िया कंटेंट आपके सामने। कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया है कि द्वैध शासन का जनक कौन कहलाया है, तब मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, द्वैध शासन का जनक कौन कहलाया? तो लियो कॉर्टियस। बहुत मेरे प्यारे बच्चे अपने कमेंट बॉक्स में लगा भी रहे हैं, लियो कॉर्टियस को द्वैध शासन का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। लियो कॉर्टियस को द्वैध शासन का मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? यानी कि क्या कहते हैं बताइए आप मेरे बच्चों? जनक कहते हैं, लियो कॉर्टियस। आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। चलो बताइए आप इसके बाद और एक आसान क्वेश्चन आपके सामने। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आप एक आसान क्वेश्चन, भारत को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया?
बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन पर इतनी स्पीड से टाइपिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले भी स्पेसिफिक क्लास में इस क्वेश्चन को पढ़ लिया और एक बार नहीं अनेकों बार पढ़ लिया है। जिन बच्चों ने इतिहास ही पढ़ लिया है बिल्कुल लगा रहे हैं, सही लगा रहे हो आप। यानी भारत को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया या भारत को ब्रिटिश साम्राज्य ने गोद कब लिया, तब मेरे प्यारे बच्चे आप लगाओगे 1858 का अधिनियम के अंतर्गत। 1858 के अधिनियम के अंतर्गत भारत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। अब एक क्वेश्चन देखिए आप, नील विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, पहले भी क्वेश्चन कई बार आपको बताया है। नील विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? तब मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, नील विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? तब मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? बहुत मेरे प्यारे बच्चों टाइपिंग की स्पीड बढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। भारत का वायसराय यहाँ पर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। से ये आपका नील विद्रोह है, ये कौन सी सन में हुआ है? मेरे प्यारे बच्चों इसका सन भी आपके याद होना चाहिए। 1859 से लेकर 60 के बीच नील विद्रोह आपका हुआ था। क्लियर? भारत का प्रथम वायसराय आपसे कह के पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम वायसराय कौन कहलाया, तब आपका आंसर क्या आएगा? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय किसे कहा जाता है? अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तब मेरे प्यारे बच्चों आप क्या बताएगा? लॉर्ड कैनिंग। और 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। जैसा भी क्वेश्चन आए ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों आपको आंसर बताना है और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलना है। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, बढ़िया कंटेंट आएगा आपके सामने, आप इसे नोट करें अच्छे से पहले। चलिए आप मेरे पे देखिए, आप नेक्स्ट इसको रब करते हैं अभी। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप मेरे प्यारे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया कंटेंट, एकदम बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। देखिए आप, राय पिथौरा किसे कहते हैं? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। राय पिथौरा किसे कहा जाता है? वो कौन सा राजा था जिसको राय पिथौरा भी कहा जाता है? राय पिथौरा किसे कहते हैं? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, राय पिथौरा किसे कहते हैं। बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं। राय पिथौरा किसके लिए बोला गया? जिन बच्चों ने इतिहास को पढ़ रखा है वो बिल्कुल स्पीड के साथ इसका आंसर लगा रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान को कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा कहते हैं। ये कौन से नंबर का चौहान है? बहुत मेरे बच्चे बता सकते हैं, 3rd नंबर का चौहान है। क्लियर? पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा कहते हैं और यही वो पृथ्वीराज चौहान है जो राजा जयचंद के समकालीन रहा है और जिसने मोहम्मद गौरी से 2 युद्ध लड़े हैं। एक तराइन का फर्स्ट युद्ध, एक तराइन का फर्स्ट युद्ध कौन सी सन में हुआ है? बहुत मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा रहे हैं, 1191। और तराइन का सेकंड युद्ध कौन सी सन में हुआ है? तराइन का सेकंड युद्ध कौन सी सन में हुआ है? बहुत मेरे बच्चे स्पीड के साथ इसमें लगा रहे हैं। और दोनों युद्ध किस किस के बीच हुए हैं ये भी मेरे बच्चे बता रहे हैं। क्लियर? तो मेरे बच्चे आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, बढ़िया कंटेंट आपके सामने, बिल्कुल बढ़िया कंटेंट। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे हैं मेरे पैचे जो आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ रखे हैं। देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन है मेरे पैचो। हाई कोर्ट, मैंने यहाँ पर लिख दिया हाई कोर्ट, कुछ हाई कोर्ट लिखूंगा, उनकी सन आपको बतानी है। बताइए मुंबई हाई कोर्ट कौन सी सन में बना है? बम्बई हाई कोर्ट कौन सी सन में बना है? और कलकत्ता और मद्रास, कलकत्ता भी लिखना आपको, कलकत्ता और मद्रास हाई कोर्ट का जो गठन हुआ है कौन सी सन में हुआ है? तो मेरे पैचो उनका गठन का स्थापना का सन आपको लिखना है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट कौन सी सन में बना है? इलाहाबाद हाई कोर्ट कौन सी सन में बना है? अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ाएं और लगाएं स्पीड के साथ, कौन सी सन में आएगा? पटना हाई कोर्ट कौन सी सन में बना है? पटना हाई कोर्ट कौन सी सन में बना है? लेकिन ज्यादातर आपसे इलाहाबाद, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद इनमें से पूछ लेता है। तब मेरे पैचो लिखिए आप 1862,
बहुत मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही लगा दिया, 1862। मद्रास का भी 1862 आएगा, और इलाहाबाद का 1866 आएगा, और ये 1916 आएगा। तो मेरे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। लिखिए आप, चलिए आप नोट करो आप आराम से इसको। क्लास के साथ लास्ट तक बने रहें, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लास को अगर लास्ट तक वॉच करोगे तो आपको बहुत कुछ कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, और एग्जाम हॉल के अंदर जाओगे तो आपको जो परीक्षा है वो बहुत आसान दिखाई पड़ेगी। क्लियर? देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट मेरे पैर से, देखिए आप बढ़िया कंटेंट, मैं इसको रब करता हूँ। देखिए आप, लिखिए आप नेक्स्ट पॉइंट। देखिए आप, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जो कभी भंग नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं। अब इसमें आपको कई कंटेंट यहाँ दिखाई दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपसे 1/3 कह के पूछ सकता है, प्रत्येक 2 वर्ष कह के पूछ सकता है, कितने वर्ष में, कौन सा स्थायी सदन है। तो मेरे बच्चे यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। राज्यसभा की अगर गठन की बात करोगे तो मैंने आपको लिखा है, तो राज्यसभा का जो गठन है वो कौन से आर्टिकल में आता है, राज्यसभा का गठन कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 81 में आता है, 81 में आता है। और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों राज्यसभा का गठन 81 में आता है या 80 में आता है, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाए। 2 ऑप्शन मैंने आपको दिए, 81 या 80, 81 या 80। बहुत मेरे पैचे बिल्कुल इसका सही लगा रहे हैं। राज्यसभा का गठन कौन से आर्टिकल में आता है, 80 में आता है या 81 में आता है, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, एक एक पॉइंट की बहुत वैल्यू होती है। क्लियर? देखिए आप मेरे पैचे, आप इनको नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। चलिए आप बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने देखिए आप मेरे पैचो, बढ़िया क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा गया यानी संसद, चलो एक संसद का क्वेश्चन ले लेते हैं। संसद, यहां से भी एक क्वेश्चन उठा लिया जाता है एग्जाम के टाइम में, ऐसे क्वेश्चन याद नहीं होते हैं। बताइए आप, ब्रिटेन की संसद का क्या नाम है? ब्रिटेन की जो संसद है उसका नाम क्या है? तब मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, ब्रिटेन की संसद का क्या नाम है। बहुत मेरे प्यारे बच्चे लगा भी रहे हैं, लगाइए आप पार्लियामेंट। ब्रिटेन की संसद का क्या नाम है? पार्लियामेंट है। और यूएसए की संसद का क्या नाम है? यूएसए की संसद का क्या नाम है? बहुत मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा रहे हैं, कांग्रेस। बिल्कुल सही, कांग्रेस है। और नेक्स्ट लिखिए बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? जातीय संसद। लिखिए आप मेरे प्यारे, जातीय संसद। और भी लिखोगे आप, और भी लिख लो आप। जापान की संसद भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। जापान की संसद का क्या नाम है? डायट। और भारत की संसद का नाम तो संसद ही है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए आप, मालदीव की संसद का क्या नाम है? बहुत मेरे पैचे इस क्वेश्चन पर तो स्पीड बढ़ा रखी है। मालदीव की संसद का नाम क्या है? मजलिस है। क्या है मेरे पैचो? मजलिस। मालदीव की संसद का नाम मजलिस है। और ईरान की संसद का नाम भी मजलिस है। ईरान की संसद का नाम भी क्या है मेरे पैचो? क्या है? मजलिस है। क्या है? मजलिस है। आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें, एक एक कंटेंट आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन की वैल्यू एग्जाम के अंदर होती है। लिखिए आप,
चलिए आप नेक्स्ट देखिए, आप मेरे पैर जो आप देखिए, आप बढ़िया कंटेंट संसद में ही आपको 1-2 पॉइंट और लिखने हैं। लिखिए आप यूएसए की, रसिया की संसद का क्या नाम है? रसिया की संसद का क्या नाम है? बहुत मेरे पैचो स्पीड के साथ लगा भी रहे हैं, ड्यूमा। रसिया की जो संसद है, रसिया की संसद का क्या नाम है? ड्यूमा है। और नेपाल की संसद का क्या नाम है? बहुत मेरे पैचो ने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा दिए। नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। क्या है मेरे पैचो? राष्ट्रीय पंचायत। ये ऐसे क्वेश्चन है, तो मेरे पैचो क्लास के, यानी कि आप जब उसे क्लास के एग्जाम के टाइम में आप देखोगे तो ये याद नहीं होते हैं, अब याद कर लोगे तो बेटर है। भूटान की संसद का क्या नाम है? भूटान की संसद का क्या नाम है? तेसोंगडू है। क्या है मेरे बच्चों? तेसोंगडू इसकी संसद का, भूटान की संसद का नाम है। अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? अफगानिस्तान की संसद भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है। बहुत मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा रहे हैं अफगानिस्तान की संसद। लिखिए आप अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? सोरा है। क्वेश्चन आपके सामने मैं हार्ड भी लेकर आता हूँ, आसान भी लेकर आता हूँ, कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन भी आपके सामने आते हैं। लेकिन एक आसान क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो मेरे पैचो फाइट से आप बाहर हो जाओगे। आपको आसान क्वेश्चन पर भी ध्यान देकर जाना है। इजराइल, एक और लिखोगे आप मेरे पैचो, आप इसके बाद लिखिए, आप मैं आपको इसके बाद लिखवाता हूँ आपको। देखिए आप इजराइल की संसद का क्या नाम है? नेसेट। मेरे पैचो आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। इजराइल की संसद का क्या नाम है? नेसेट है। तब मेरे पैचो इसे स्पीड के साथ नोट करें। चलिए आप, बढ़िया कंटेंट आपके सामने मेरे पैर से। देखिए आप कंप्लीट आपका पार्लियामेंट के जो लिखवाया था आएगा, तो इनमें से पार्लियामेंट का एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, एक राष्ट्रीय पशु आपको लिखने हैं। देखिए आप राष्ट्रीय पशु, अच्छा मिटा नहीं है, कोई बात नहीं, 1 मिनट रुको। देखिए आप देखिए आप राष्ट्रीय पशु, मैंने यहाँ पर लिखा मेरे पैर जो राष्ट्रीय पशु, तो कुछ देशों के राष्ट्रीय पशु में आप यहाँ पर आपसे पूछूंगा, आपको बताना है कि कौन से देश का राष्ट्रीय पशु है। कंगारू, तो राष्ट्रीय पशु में कंगारू मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दिया, तो मेरे पैचो आपका आंसर क्या आएगा? कंगारू कौन से देश का राष्ट्रीय पशु है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ आप लगा सकते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया, क्लियर? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। क्लियर? साथ के साथ याद कर लेना, ये नहीं कि आपको लूसेंट वगैरह सब बुक में ये सब कुछ लिखा मिलेगा, बट याद करने की बात है। क्लियर? तो लिखिए आप गंजा ईगल कौन से देश का राष्ट्रीय पशु है? मेरे पैचो अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। गंजा ईगल कनाडा का है। किसका है? कनाडा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए आप मेरे पैचो जापान का कौन सा है? आइबिस किसका राष्ट्रीय पशु है? आइबिस आपका जापान का है। किसका है? आइबिस किसका है? जापान का है। और कीवी किसका है? कीवी मेरे पैचो बहुत चर्चा में रहता है। कीवी किसका राष्ट्रीय पशु है? राष्ट्रीय पशु किसका बताओगे आप मेरे पैचो? आप किसका बताओगे? ये आपका न्यूजीलैंड का है। किसका है? न्यूजीलैंड का है। क्लियर? नेक्स्ट लिखोगे आप, एक और लिखोगे आप यूके का, वो लिखो आप रोबिन रेड ब्रॉस्ट, ये आपका ब्रिटेन का है। किसका है? ये आपका ब्रिटेन का आता है। किसका आता है? ब्रिटेन का आता है। और भारत का कौन सा है? भारत का कौन सा है? बाघ किसका है? भारत का है। तब मेरे पैचो आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बढ़िया कंटेंट आएगा। इसके बाद भी आपके लिए एक पॉइंट की वैल्यू होती है। कभी कभी विद एक्सप्रेस की क्लास में ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने आने चाहिए। ऐसी में एक स्टूडेंट से बोला था कि आप रात की 8:30 बजे की विद एक्सप्रेस
एक्सप्रेस की क्लास नहीं करते आप? तो उसने मुझसे बोला कि सर जी विविध एक्सप्रेस की क्लास तो ऐसी है कि जैसे छोटे छोटे आप लुसेंट में जो पीछे छोटे छोटे क्वेश्चन लिखे रहते हैं, प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, छोटा बड़ा, ठंडा गर्म, उपनाम, ये मैं तो इसको समझता हूँ विविध एक्सप्रेस की क्लास, बाकी मुझे नहीं पता कि क्या है। मैं तो इसलिए नहीं पढ़ता कि वो तो मेरे याद ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों कि कुछ बच्चे तो ऐसे भ्रम में भी हैं कि विविध एक्सप्रेस की क्लास को लेकर के वहाँ छोटे छोटे कंटेंट आते हैं। आपने देखा होगा कि 60 वीडियो विविध एक्सप्रेस की डाली हुई है, वहां पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखे हुए हैं कि आप पीसीएस की परीक्षा में बैठोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक एक कंटेंट आपके सामने, बड़ा क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन, मैचिंग द वर्ड का क्वेश्चन और छोटे छोटे क्वेश्चन सब इस क्लास के अंदर आते हैं। तो ऐसे भ्रम में बिल्कुल ना रहे कि क्वेश्चन यहाँ में विश्व छोटे छोटे वही कराए जाते हैं। इनका नंबर भी आना चाहिए कभी कभी, छोटे छोटे क्वेश्चन होगा, बड़े क्वेश्चन तो आप डेली कर रहे हो। आप देखिए, आप एक पारसेक, मैंने पूछ लिया आपसे एक पारसेक बराबर कितना होता है, अपने कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों स्पीड के साथ लगाएं। एक पारसेक बराबर कितना आता है, एक पारसेक बराबर कितना होता है, बहुत मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने और पूछ लिया आपसे, छोटा क्वेश्चन है आपके लिए, तो मेरे प्यारे बच्चों बता सकते हो आप, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है फिजिक्स के अंदर, आप तो ऐसे ही बता दोगे एक पारसेक बराबर सर जी ये होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर तो ये होता है, क्योंकि ये भी ऐसे ही आसान, अभी थोड़ी देर पहले आसान चल रहे थे। क्लियर? तब मेरे पैच लगाइए आप, एक पारसेक बराबर एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या कितना होता है। तब मेरे पैच बहुत प्यारे बच्चे लगा भी रहे हैं 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और एक पारसेक एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46। लिखिए आप 9.46 गुना 10 की 18, 9.46 गुना 10 की 12, 9.46। यहाँ पर पॉइंट नहीं आएगा मेरे बच्चे, ये गलती से लग गया है। 9.46 गुना 10 की 12 किलोमीटर मेरे बच्चों ये आएगा। क्लियर? अब इनमें बड़ा कौन सा है ये देखकर बताएं, आप वॉच करें, अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कि पारसेक बड़ा है, प्रकाश वर्ष बड़ा है। और दोनों ही क्या है, दोनों ही दूरी के मात्रक हैं। दोनों ही क्या है, दोनों ही दूरी के मात्रक हैं। तो मेरे पैसे दूरी का सबसे बड़ा मात्रक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या आएगा, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक अगर आपसे पूछ लिया जाए तब मेरे पैसे आपका आंसर क्या आएगा, पारसेक आएगा। तब मेरे पैसे आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। चलिए, आप बढ़िया कंटेंट आपके सामने, बहुत ही बढ़िया पॉइंट मेरे पैर से देखिए आप, अच्छा कंटेंट बिल्कुल। इसमें आगे देखोगे आप मेरे पैर से लिखिए आप एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। एमकेएस क्वेश्चन छोटे हैं लेकिन दिमाग खराब करने वाले भी हैं। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या बनता है, बल का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या है, मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या आता है, एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक मेरे प्यारे बच्चों क्या है, न्यूटन है। क्या है, न्यूटन है। अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। नेक्स्ट देखिए आप, बढ़िया कंटेंट आएगा आपके सामने, देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों बढ़िया क्वेश्चन देखिए आप, बढ़िया कंटेंट बिल्कुल। आगे देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मैं आपसे वन्य जीव अभ्यारण्य पूछता हूं, आपको उनके राज्य बताने हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान आपके सामने लिखा आएगा यहाँ पर, तो आपको बताना है कि कौन से राज्य में है। मैंने यहाँ पर लिखा मुदुमलाई नाम का वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के कौन से राज्य में, आपको राज्य यहाँ पर स्टेट इसका लिखना है, कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाना है। भगवान महावीर उद्यान कहाँ पर है, भगवान महावीर उद्यान बताइए भारत के कौन से राज्य में है, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। और पंचमढ़ी मेरे प्यारे बच्चों कौन से राज्य में है, पंचमढ़ी नाम का राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में, पेंच नाम से पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में है, कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। और कान्हा किसली भारत के कौन से राज्य में, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में है, मेरे प्यारे आप स्पीड के साथ कमेंट बॉक्स में लगाएं, इनका आंसर क्या आएगा। देखिए आप
बहुत मेरे पैर से लगा रहे हैं। मुदुमलाई आपका तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, आप बिल्कुल सही लगा रहे हैं। भगवान महावीर उद्यान कहां पर है? गोवा में है। कहां पर है? गोवा में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। कहां पर है मेरे पैर? मध्य प्रदेश में है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका नागपुर महाराष्ट्र में है। नागपुर महाराष्ट्र में। कान्हा किसी भी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। तो मेरे प्यार आप इनको नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। चलिए आप मेरे पैर आप इसको नोट करें अच्छे से और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बढ़िया कंटेंट आपके सामने, बिल्कुल लिखिए आप मेरे पैर आप। विश्व का सबसे, लिखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन आएगा आपके सामने। विश्व का सबसे सूखा, विश्व का सबसे सूखा रेगिस्तान कौन सा है? अपने कमेंट बॉक्स में मेरे पैर स्पीड के साथ लगाएं। बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे आपके इस क्वेश्चन का इंतजार है। विश्व का सबसे सूखा रेगिस्तान कौन सा है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। लगाइए आप आंसर। बहुत मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लगा पा रहे हैं और बहुत बिल्कुल लगा रहे हैं तो बिल्कुल गलत भी लगा रहे हैं। क्लियर? विश्व का सबसे सूखा रेगिस्तान मेरे बच्चों कहां पर है? यह कौन सा है? अटाकामा है। अटाकामा चिली में है। कहां पर है? चिली। और चिली मेरे प्यारे बच्चों कहां पड़ता है? चिली दक्षिण अमेरिका में है। इसकी राजधानी क्या है? सेंटियागो है। क्या है? सेंटियागो इसकी राजधानी है। और एक क्वेश्चन और, ब्राजील में कहवा के बागान को क्या कहते हैं? मेरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर बच्चे लगा सकते हैं। ब्राजील, चलो इस क्वेश्चन को मिटाता हूं, इसके बाद देखना आप। ब्राजील में कहवा के बागान क्या कहलाते हैं? मेरे पैर चुप अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे पैर से लगाइए आप। बहुत मेरे बच्चे लगा रहे हैं फजेंडा, बिल्कुल सही है आपका आंसर, बिल्कुल सही है फजेंडा। ब्राजील में जो कहवा के जो बागान है उनको क्या बोलते हैं? और फजेंडा बोलते हैं। और कहवा मंडी ब्राजील में कहां पर है? कहवा मंडी। एक क्वेश्चन और आपको यहां मिलता है, कहवा मंडी ब्राजील में कहां पर है? साओ पोलो कहवा मंडी है। कहवा बोले तो कॉफी, कहवा बोले तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलोगे आप? कॉफी के लिए बोलते हैं। लगाइए आप मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। बहुत अच्छा कंटेंट आपके सामने, लिखिए आप इसको आराम से। चलिए आप, बढ़िया कंटेंट। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पैचो आप। चलिए आप, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, देखना आप, अच्छा क्वेश्चन आएगा। लिखिए आप, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे बोला गया है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही लगा रहे हैं। इसका आंसर है चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ बिल्कुल सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों का। भारतीय समाचार पत्र, भारत का पहला समाचार पत्र, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का पहला समाचार पत्र का नाम क्या है? बहुत मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लगा सकते हैं। मुझे आपके इस क्वेश्चन का आंसर का इंतजार है।
भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? द बंगाल गजट, द बंगाल गजट। और इसका राइटर कौन है? जेम्स हिक्की। किसके द्वारा ये लिखा गया है? जेम्स हिक्की के द्वारा इसको लिखा गया है। तो नेक्स्ट देखिए आप मेरे बच्चों, नेक्स्ट कंटेंट आपके सामने, बढ़िया कंटेंट आपके सामने देखिए आप। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बढ़िया कंटेंट लिखिए आप, अमृतसर की संधि कौन सी सन में हुई है? लिखिए आप, अमृतसर की संधि कौन सी सन में हुई है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। अमृतसर की संधि 1809 में हुई है, 1809 में हुई है। रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच, रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच ये संधि हुई है। रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच ये संधि हुई है। तब मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। अगर यही एक क्वेश्चन और जोड़ दूं मैं आपके लिए, सहायक संधि कौन सी सन में है? इसका सन आपको बताना है। सहायक संधि की मेरे प्यारे बच्चों सन बता दीजिए आप, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाइए, टाइपिंग करो आप, इसकी संधि का सन कौन सा है? सहायक संधि का सन कौन सा है? तो बहुत मेरे बच्चों टाइपिंग के साथ इसमें स्पीड लगा रहे हैं। 1798। अब सहायक संधि को कौन लेकर आया? सहायक संधि को कौन लेकर आया था? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के तहत किस राज्य ने सबसे पहले घुटने टेक दिए, आश्रित सेना रखना स्वीकार किया? मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में उस राज्य का, उस प्रांत का आप नाम लिखिए जिसने सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के तहत घुटने टेके। वो कौन सा प्रांत था? बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो इस क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं स्पीड के साथ उन्होंने अपनी टाइपिंग बढ़ा रखी है। तो मेरे प्यारे बच्चे वही है हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। सहायक संधि के तहत, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के तहत 1798 में यानी भारत के किस प्रांत ने सबसे पहले अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए? तो वो था आपका हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। तो नेक्स्ट लिखिए आप मेरे प्यारे, नेक्स्ट कंटेंट आपके लिए बढ़िया कंटेंट आएगा, इसको मैं रब करता हूं, देखिए आप इसके बाद भी बड़ा अच्छा कंटेंट, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए। देखो आप मेरे प्यारे, बढ़िया क्वेश्चन लिखिए आप, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर कब बना? वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर कब से कब तक रहा? बंगाल का गवर्नर कब से कब तक रहा? अपने कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों आप स्पीड के साथ लगा सकते हो आप, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर कब से कब तक रहा? तब मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में इसको स्पीड के साथ लगाएं। आपका आंसर क्या आएगा? 1772। 1772 से लेकर 74 तक रहा, 72 से 74 तक रहा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल में गवर्नर जनरल कब तक रहा, गवर्नर जनरल कब बना और कब से कब तक रहा? गवर्नर जनरल का इसका टाइम कब से कब तक रहा? मेरे प्यारे लिखिए आप 1774 से लेकर 1785 तक रहा। 1774 से लेकर 1785 तक रहा। लेकिन उसके बाद ये नाराज हो गया था कि 84 के पिट्स इंडिया एक्ट में दोहरे शासन को दोबारा से ऐड कर दिया गया था। क्लियर? तो मेरे प्यारे इस क्वेश्चन को नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बढ़िया कंटेंट आएगा, क्लास को लास्ट तक वॉच करें, क्लास को बीच में छोड़कर न जाए। क्लास बिल्कुल आपको कंटेंट के साथ स्लो मिल रही है, क्लास के साथ बने रहिए आप। देखिए आप बढ़िया कंटेंट आपके सामने। अभी मैंने यहां पर लिखा मेरे प्यारे आपको बताना है हंटर आयोग। आपको इनका सन बताना है, सिर्फ ओनली सन आपको बताना है। रेले कमीशन या इनको ऑर्डर में लगा सकते हो आप। हंटर आयोग, रेले कमीशन, हार्टोग समिति, हार्टोग समिति, सर्जेंट योजना और सैंडलर आयोग और एक और लिखोगे आप मेरे प्यारे बच्चों आप चार्ल्स वुड डिस्पैच। इधर लिख दो आप चार्ल्स वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच समिति। मेरे बच्चों लिखिए आप इसको। और वर्धा योजना, एक और लिखोगे आप वर्धा योजना।
इनकी आपको ओनली मेरे प्यारे बच्चों सन बतानी है और बाकी कुछ भी नहीं बताना है। अगर आपने इतिहास में ब्रिटिश भारत का शिक्षा समिति का इतिहास, भारतीय शिक्षा का विकास पढ़ रखा है, तब मेरे प्यारे बच्चों आप इन सब की सन बता सकते हो। आप सभी मेरे प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में या तो इनको ऑर्डर में लगा दें कि कौन सी योजना कौन सी समिति पहले आई, या इनके सामने इनकी सन लिख दें, या सन का ही ऑर्डर लगा दें कि ये पहला आया इसके बाद ये आया। आपके क्वेश्चन का मुझे इंतजार है आंसर का। आप कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ इसे लगा सकते हो। आप लगाइए। आप चलिए आप लगाइए। आप मेरे प्यारे बच्चों आप बहुत मेरे पैटर्न लगा दिया है। हंटर आयोग की बात करोगे तो 1882 है। 1882। रेले कमीशन की बात करोगे तो 1902 में आया था रेले कमीशन। हार्टोग समिति की बात करोगे तो 1929 में है, और सर्जेंट योजना आपकी 1944 में है, और सेंट्रल आयोग आपका 1917 में है। सेंट्रल आयोग 1917 में है, और चार्ल्स वुड डिस्पैच शिक्षा समिति आपकी 1854 में है। 1854 में है, और वर्धा योजना आपकी 1937 में है। 1937 में है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक पॉइंट और आपको यहाँ पर मिलता है। इन सब का संबंध किससे है? शिक्षा से है। इन सब का संबंध किससे है? इन सब का संबंध किससे है? एजुकेशन से है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप नोट करिए आप इसको आराम से, और नेक्स्ट लिखिए। आप एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा, और उस क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों आप आंसर बताना। बढ़िया कंटेंट एकदम। देखिए चलिए आप देखिए। आप मेरे प्यारे बच्चों बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, एक अच्छा कंटेंट आपके सामने। द्वितीय विश्व युद्ध लिखिए आप, सेकेंड वर्ल्ड वार। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में हुआ, स्टार्ट हुआ था ना। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के दौरान भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, इसका आंसर क्या आएगा। क्लियर? लगाइए आप स्पीड के साथ, इसका आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप लगाइए। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 के दौरान भारत का वायसराय कौन था? बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर लगा भी रहे हैं, कुछ गलत भी लगा रहे हैं। क्लियर? तो इसमें मेरे बजाय लॉर्ड लिनलिथगो आएगा। क्या आएगा? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो के समय सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, और कब तक चला? 1945 तक चला। क्लियर? 1945 तक। देखिए आप बढ़िया क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लें आराम से, और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बढ़िया कंटेंट आपके सामने। देखो आप मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप, अनुच्छेद, एक अनुच्छेद आपके सामने आएगा। अनुच्छेद 19 का फर्स्ट का के में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के के में क्या लिखा हुआ है? मेरे प्यारे बच्चों आप बता सकते हो। आप अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के के में क्या लिखा हुआ है? अपने कमेंट बॉक्स में के और खे दोनों आप बता दो। आप के में और खे में क्या लिखा हुआ है, और गे भी आप बता सकते हैं। आप गे 3 बता दीजिए। आप 3 में आपसे पूछे जा रहे हैं टोटल। वैसे अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में कितने प्रकार की आज़ादी है? 19 के फर्स्ट में 6 प्रकार की आज़ादी है। कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की आज़ादी स्वतंत्रता मिली हुई है, लेकिन आपसे 3 प्रकार की आज़ादी यहाँ पूछी जा रही है। तो अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, क्योंकि मैंने आपको ये सब कुछ पढ़ा रखा है। जब पढ़ा रखा है तो मेरा आपसे इतना राइट बनता है कि आप हर क्वेश्चन का आंसर लगाएं। 19 के फर्स्ट के में बहुत मेरे पैर स्पीड के साथ लगा रहे हैं। वॉक स्वतंत्रता है। क्या है? वॉक स्वतंत्रता है। और खे में क्या लिखा हुआ है? शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की आजादी है। शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की आजादी है। और गे में मेरे वजह संघ बनाने की आजादी है। संघ बनाने की आजादी, संघ बनाने की फ्रीडम इसमें मिली हुई है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें, और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बढ़िया कंटेंट आएगा आपके सामने इसके बाद भी। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको नोट करें आराम से।
चलिए आप बताइए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए अनुच्छेद 32 में क्या लिखा हुआ है। कितना आसान क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया है, लेकिन एग्जाम के लिहाज से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 में क्या लिखा हुआ है, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं 32 में क्या लिखा हुआ है। बहुत बच्चे ने टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दी है इस क्वेश्चन पर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार लिखा हुआ है, संवैधानिक उपचारों का इसमें अधिकार आता है, संवैधानिक उपचारों का इसमें अधिकार आता है। बहुत मेरे प्यार से कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान की आत्मा किसके लिए बोलते हैं? संविधान, बी आर अम्बेडकर ने इसे क्या बोला है? संविधान की आत्मा बोला है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन वैसे संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? वैसे संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, अगर क्वेश्चन आया तो आपका आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? आप लगाओगे प्रस्तावना। क्या लगाओगे? प्रस्तावना। प्रस्तावना का दूसरा नाम क्या है? उद्देशिका है। इंग्लिश का नाम क्या है? प्रीएम्बल है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बढ़िया कंटेंट आपके सामने, आगे भी एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, देख के बताना आप। नोट करो आप इसे। चलिए आप, बढ़िया कंटेंट मेरे प्यार से देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन। चलिए आप, अब आपसे कुछ अनुच्छेद मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ, आपको इनका आंसर स्पीड के साथ लगाना है, स्पीड के साथ। एक ऐसी जनरली क्लास चल रही है, ऑरली क्लास चल रही है। ऑरली समझ लो आप, ऐसे क्वेश्चन अब जो चल रहे हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। मेरे प्यारे बच्चों आप इनका आंसर बताइए स्पीड के साथ, अपने कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें। इनके बारे में बिल्कुल शॉर्ट में आप लगा सकते हो। आप अगर आपके इतने आर्टिकल याद हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इन आर्टिकल में से ही आपको एग्जाम में 100% मिलेंगे और इनकी इंपॉर्टेंट की पावर 10,000 से ज़्यादा है। आपके ये आर्टिकल याद होने चाहिए। आपका एक क्वेश्चन आपको 100% रखा मिलेगा, बिल्कुल रखा मिलेगा, और आपका गलत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आप और सारे ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर? भाई बच्चे पढ़ते क्या रहते हैं, इस इन छोटे छोटे पॉइंटों को भूल जाते हैं। क्लियर? देखिए आप और भी क्वेश्चन देखोगे, आप रुको 1 मिनट, आप इनका आंसर लगा लोगे अपना आप। देखिए आप, नेक्स्ट देखिए आप, अनुच्छेद 38 आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 39 का के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 40 एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, 43 का के एग्जाम में कितनी बार आया हुआ है, 46 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 47 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 48 का के भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और 49 भी, और 50 और 51 ये तो आपके सारे ही इंपॉर्टेंट है। डीपीएस के आर्टिकल आते हैं, इनमें से भी आपको 100% एक क्वेश्चन आने के चांस पूरे मिलते हैं। इनको भी आप अच्छे से करोगे आप, ये भी आपके लिए होमवर्क में आएगा। यही 38, 39 का के, 40, 43 का के, 50 से क्या। कोई बच्चा अगर दिशा की प्लेटफॉर्म से क्लास को कर रहा है तो कल को ये ना बोले कि मेरे ये आर्टिकल याद नहीं है। तो अगर आपके ऐसे ही आर्टिकल याद नहीं है तो मेरे प्यारे, फिर आप लापरवाही कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो। आप उससे कुछ ज़्यादा लापरवाही कर रहे हो, या फिर आप बहुत कुछ एडवांस बनने की कोशिश कर रहे हो जिससे कि परीक्षा फेल होने के कगार पे आप जा रहे हो आप। क्लियर? तो जो आपको बताया जा रहा है, जो आपको कंटेंट जो डिक्टो दिया जा रहा है, एग्जाम के लिहाज से जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो आपको यहाँ छापी जा रही है। आपको क्लास को लास्ट तक वॉच करना है, अच्छे कंटेंट के साथ जुड़ जाना है। और देखिए आप, एक और देखिए आप, अनुच्छेद में देखोगे आप, अनुच्छेद 51 का के। अब आपको पता है कि 51 के में मेरे प्यारे से क्या रखा गया? मूल कर्तव्य रखे गए। क्या रखे हैं? मूल कर्तव्य रखे गए हैं। मूल कर्तव्य से क्वेश्चन आना पूरा लाजमी है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा एग्जाम देने के लिए जा रहा है, हम मूल कर्तव्य को बगैर पढ़े ना चला जाए। क्लियर?
और इसके बाद आपका आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पर मैंने आपको पूरे आर्टिकल अभी पीछे 2 दिन 3 दिन पहले राष्ट्रपति पर पूरा डिस्कस किया है। राष्ट्रपति का भी आपका कोई आर्टिकल गलत नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कोई भी कार्य, कोई प्रावधान किसी मेरे प्यारे बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। और प्रधानमंत्री का कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मंत्रिपरिषद का भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मंत्रिपरिषद, लोकसभा और राज्यसभा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं और हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बने रहते हैं, आते रहते हैं। तो मेरे प्यारे जो मैंने आपको डिक्टो कंटेंट बताया है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बट ये कहने को तो आप दिख रहे कि बहुत नॉर्मल है, लेकिन जब आप उनको पढ़ोगे, आर्टिकल के अंदर जाओगे, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चे को होती है। लेकिन बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे प्यारे बच्चे। आप देखिए, आप नेक्स्ट कंटेंट आपके लिए बढ़िया कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट है, देखिए आप। अब जैसे करंट में आप पढ़ते हो आप, तब मेरे प्यारे से जैसे हमारे बच्चे अभी सम्मेलन करते हैं, सम्मेलन के क्वेश्चन को तैयार करते हैं कि कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ। लेकिन जैसे मैंने अभी एक बोला भाई WTO सम्मेलन, WTO का सम्मेलन 2019 में कहाँ पर हुआ, 2019 में कहाँ पर हुआ, जैसे क्वेश्चन पूछा। लेकिन अगर आपका WTO के बारे में आप अच्छी तरीका से जानते हो, आप ये अपना में एक संगठन है, अगर आपको इसके फिक्स क्वेश्चन भी पता है, तब मेरे बच्चों करंट का क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। क्योंकि सम्मेलन आपने क्वेश्चन में तो उसने सम्मेलन रख दिया, पूछ लिया इसका वर्तमान महानिदेशक कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी संगठन का कंप्लीट डेटा आपके याद होना चाहिए। जो वर्तमान सम्मेलन है वो आपके याद ऑटोमेटिक हो जाते हैं, आपको फिर उसमें इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो सम्मेलन और संगठन का आपस में संबंध है। करंट का क्वेश्चन याद कर रहे हो तो मेरे प्यारे साथ के साथ उस संगठन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उस संगठन का गठन कब हुआ, उसमें कुल मेंबर कितने हैं, उसके वर्तमान महानिदेशक कौन है, उसका वर्तमान मुख्यालय कहां पर है। तो मेरे पैसे सम्मेलन और संगठन का यहां पर मेल खाता है, ये आपको करना है। अब देखो एक पॉइंट और मैं आपको बताऊंगा, अभी देखना मेरे पैसे। आप कहते हो करंट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो करंट के क्वेश्चन मेरे पैसे चुराए जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि कहां से क्या पढ़ना होता है। अवार्ड आता है। अब अवार्ड में जब तुम कह रहे दिल्ली पुलिस में पिछली बार 26-27 नंबर की करंट अफेयर्स आई, तो वहाँ अवार्ड भी आपसे कई पूछे गए। ज्ञानपीठ अवार्ड भी आपसे पूछा गया था। तब मेरे बच्चों अवार्ड में आप देखोगे, आप देखिए, आप मेरे बच्चों आप अवार्ड में देखोगे, आप अवार्ड भी आपको कौन कौन से करने, कौन कौन से अवार्ड की तरफ आपको फोकस रखना है। जैसे पहला लिख दिया आपने यहाँ खेल अवार्ड। अब 2019 में और 20 में जो खेल अवार्ड मिले हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो आपको पढ़ के जाने हैं। एक आपको फिल्म अवार्ड करना है। फिल्म अवार्ड 100% एग्जाम आता है, कोई एग्जाम आज तक ऐसा नहीं कि जहां से फिल्म अवार्ड आपसे ना पूछा गया हो। फिल्म अवार्ड हमारे देश का है या पूरे वर्ल्ड के अंदर है, तो फिल्म अवार्ड में काउंट हो जाएगा। जैसे राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड, आईफा अवार्ड, और मेरे प्यारे आपका जैसे आईफा अवार्ड हो गया, ऑस्कर अवार्ड हो गया, बाफ्टा अवार्ड हो गया, गोल्डन ग्लोब अवार्ड हो गया। तो ये अवार्ड फिल्म अवार्ड में इनसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ऑस्कर से आते हैं, हमारा राष्ट्रीय बहुत इंपॉर्टेंट जो नई दिल्ली से जारी होता है, राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, वहां से वो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड हर एग्जाम में ही पूछा जाता है। क्लियर? फिल्म अवार्ड आप कवर करके जाओगे। इसके बाद मेरे प्यारे देखोगे आप यहाँ पर आपका साहित्य अवार्ड आते हैं। कौन से अवार्ड आते हैं? साहित्य अवार्ड। साहित्य अवार्ड में आपका मान बुकर अवार्ड है, अंतरराष्ट्रीय मान बुकर अवार्ड है, ज्ञानपीठ अवार्ड है, व्यास सम्मान है, मूर्ति देवी अवार्ड है, कालिदास सम्मान है, साहित्य नोबेल अवार्ड है। तो साहित्य अवार्ड आपको पढ़ के जाने मेरे प्यारे आप। क्लियर? फिल्म अवार्ड में आपका दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी है। क्लियर? तो मेरे प्यारे आप उनको भी पढ़ के जाओगे आप। क्लियर? विज्ञान अवार्ड भी आप पढ़ के जाओगे। विज्ञान अवार्ड में कलिंग अवार्ड है, संगीत अवार्ड भी आते हैं आपके एग्जाम में, संगीत अवार्ड भी आते हैं। क्लियर? विज्ञान अवार्ड आपके नोबेल वाले भी आते हैं। तब मेरे प्यारे आपका अवार्ड का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कोई सामाजिक अवार्ड मिल रहा है, सद्भावना सामाजिक अवार्ड मिल रहा है, कोई राजीव गांधी सद्भावना, इंदिरा गांधी शांति अवार्ड मिल रहा है। तब मेरे प्यारे अवार्ड का भी कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आपके एग्जाम में 3 अवार्ड आपको मिल जाए, तो 3 क्वेश्चन आपको खरे मिल जाएंगे। क्लियर? तब मेरे प्यारे आपको अवार्ड का भी करना है। वीरता अवार्ड है, सर्वोच्च वीरता अवार्ड है, आपका अशोक भारतीय सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो मिलता है भारत रत्न, वो सब अवार्ड में आते हैं। तो मेरे बच्चों अवार्ड का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तभी आपको यहाँ 3 या 4 नंबर आप यहाँ से चुरा सकते हो आप। कई पॉइंट और ऐसे आते हैं, नियुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति के आते हैं, ऑपरेशन समिति आती हैं, कुछ नई समिति होती है, कुछ नए ऐप्स पोर्टल बने हुए हैं। तब मेरे पैसे ज़्यादा कोई परियोजना बनी है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहीं पर कोई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, कहीं बांध का उद्घाटन किया है, कहीं किसी संग्रहालय का उद्घाटन किया है, किसी इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। तो जो देश के लिए अंदर राष्ट्रीय संस्थान बनते हैं, तो मेरे पैसे उनमें से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। क्लियर? और
कोई सेतु पुल बनता है, क्लियर, तो मेरे कोई नई ट्रेन चलती है, तो सब आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके ऐसे क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ये छोटे मोटे ही आपके लिए, ज़्यादा करंट अफेयर्स का ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं होता है, और करंट अफेयर्स के सिलेबस को लेकर आपको डरना भी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको विद एक्सप्रेस की क्लास अगर पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अपने सभी दोस्तों में सब्सक्राइब करा सकते हो। धन्यवाद, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।